जब कोई चला जाता है उसकी कदर हमको उसके जाने के बाद ही पता लगती है। दीप सिंह सिद्धू को आज की नौजवानी पसंद क्यों कर रही है उनके जाने के 1 साल बाद भी? खालसा ना जन्म लेता है ना मरता है, खालसा प्रकट होता है। दीप सिद्धू जुबान थे और नौजवान दिल जो थे वो चेतना थी, तो वो आपस में एक ही लिंक था। जिन्होंने धरना लगाया हुआ है, मोर्चा लगाया हुआ है, वो भी उसके अगेंस्ट है, सरकार भी उसके अगेंस्ट है। वो कह रही है ये उनका बंदा है, ये कह रहे हैं वो उनका बंदा है, तो वो किसी का भी बंदा नहीं है। तो रतन सिंह पंगू फिर वो बोलते हैं कि हमको पातशाही नानक दे, हम राखत पातशाही दावा। तो वो कहता है कि वॉर ऑफ एवरी मैन अगेंस्ट एवरी मैन, दैट इज़ द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। अब ये है दुनियावी स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। अब हम कहते हैं कि हमारा तो सफ़र हुआ है रबाब से नगारे तक, ना हम रबाब छोड़े ना हम नगारा छोड़े। जब हम ये कहते हैं तो उनको लगता है कि ये तो हमारे लिए थ्रेट है, फिर वो हमें हर तरीके से मारना शुरू करते हैं, साइकोलॉजिकली, इकोनॉमिकली, जोग्राफिकली हुआ ना ऐसा। स्टेट आपको गद्दारी का लेवल दे रही है तब आप कहते हैं कि नहीं हम तो इससे लड़ेंगे, लेकिन आपके अपने ही लोग जब गद्दारी का लेवल आप दे दें, उससे दीप सिंह सिद्धू कैसे उभरा और किस जवाब के साथ उभरा? दीप सिद्धू डीप स्टेट को कितनी हद तक समझ चुके थे? किसानी संघर्ष के अंदर एक नौजवान जिसके ऊपर गद्दारी का लेबल लगा, लोगों ने कहा कि ये तो आरएसएस का बंदा है, बीजेपी ने भेजा है। कईयों ने मान भी लिया। कई कहते थे कि ये तो मुंबई से आया है, मुंबई वापस चला जाएगा, नुकसान आपका करके जाएगा। ये नुकसान हुआ? क्या वो आरएसएस का बंदा था? क्या वो गद्दार था? बात हम कर रहे हैं दीप सिंह सिद्धू की, जिनको गए आज 1 बरस बीत चुका है। उनके जाने के बाद भी हम आज उनको याद क्यों कर रहे हैं? सिख कौम को उनकी देन क्या थी? संघर्ष के अंदर उन्होंने अपना योगदान क्या दिया? उनकी ऐसी बातें जिनके ऊपर हम सोचने को मजबूर थे कि ये नौजवान समझाना क्या चाहता है, सरल शब्दों के अंदर वो नौजवानी को क्या दे गया, इन सब पहलुओं के ऊपर चर्चा करेंगे। दर्शकों को मैं विनती करता हूं, जो आप हमारे साथ जुड़े हैं, आप में से अभी भी 95% लोगों ने हमारे इस प्लेटफॉर्म को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। जरूर आज का ये हमारा प्रोग्राम पूरा देखें। जानने की, समझने की अगर आप कोशिश दीप सिंह सिद्धू को करना चाहते हैं तो आज का ये एपिसोड आपके लिए है। आइए शुरू करते हैं। दीप सिद्धू की जब हम बात करते हैं, जहन के अंदर सबसे पहले तस्वीर वही आती है कि एक नौजवान काले रंग की टी शर्ट के अंदर सिर पे सफेद रंग का दस्तार परना सजाकर दिल्ली के अंदर दाखिल होने के लिए पुलिस वाले के साथ सवाल जवाब कर रहा है कि क्यों ये जियोपॉलिटिक्स के अंदर हम किसानों के बच्चों को, हम किसानों को जबरन डालने की कोशिश की जा रही है। आप अगर दीप सिद्धू को, हमारे दर्शकों को समझाना चाहें आज के समय के लिए, किसी एक सिख नौजवान के लिए दीप सिंह सिद्धू क्या जगह रखता है? दीप सिंह सिद्धू को आज की नौजवानी पसंद क्यों कर रही है उनके जाने के 1 साल बाद भी? जो नौजवानी होती है, जिसको हम यूथ बोलते हैं ना, वो हमेशा ब्रिज होती है पास्ट और फ्यूचर में। पास्ट और फ्यूचर में से अगर आप नौजवानी को निकाल दो तो दोनों का ही मायने खत्म हो जाते हैं, क्योंकि फ्यूचर कुछ रहेगा नहीं, पास्ट को आगे फॉरवर्ड करने के लिए कोई है नहीं। अब जब आप दीप सिद्धू को देखते हो तो वो इम्पोर्टेंट क्यों है, नौजवानी के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? नौजवानी में पहली बात तो बड़ी सिंपल सी ये है कि जो एक शाइन ऑफ डिवाइन होती है ना जी, जिसको गुरु नानक, जब हम गुरु साहब से पूछते हैं तो वो कहते हैं कि अवर उपदेसे आप ना करे, आवे जावे जन्मे मरे। कि अगर कोई किसी और को तो उपदेश दे रहा है, खुद वो नहीं कर रहा, तो उसके कहने का कोई असर नहीं होगा कभी भी। ये जो शाइन ऑफ डिवाइन होती है वो उन्हीं लोगों में होती है जो वो कर रहे होते हैं, जिसके बारे में वो बातें करते हैं। भाषण बहुत बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े अच्छे वक्ता होते हैं, बड़े बड़े अच्छे भाषण दिए जाते हैं। पॉलिटिकल ऑर्डर में इसको समझा गया है, देखा गया है। पॉलिटिकल स्पीचेस आप सुन लें, लेकिन ना वो क्योंकि वो कर नहीं रहे होते, वो उनके खुद के वर्ड्स नहीं होते, वो उनकी अंतरात्मा से निकल के नहीं आए होते।
इसलिए उनकी शाइन भी नहीं होती, इसलिए लोगों को उनके साथ अटैचमेंट नहीं होती, वो अटैच नहीं होते। दीप सिद्धू जो बोल रहे थे वो कर रहे थे। आप देखिए, वो एक बात बार बार दोहराते थे, पंथ वसे मैं उजड़ा, मन चाहो कनेरा। अब ये बात तो आती है हमारे सिख इतिहास में से। जी। दीप सिद्धू की जो कॉन्शियसनेस थी वो दीप सिद्धू एज अ फिल्म एक्टर कहीं दूर रह गई थी। वो जो कॉन्शियसनेस थी वो उस पंथ में आ गई थी, और पंथ के साथ आते ही उसने इतिहास में अपने आप को जोड़ना शुरू कर दिया था। सिख इतिहास इतना इम्पोर्टेंट पार्ट है और इतना विशाल इतिहास है कि जो भी हमारा नौजवान सही सही सिख इतिहास को पढ़ लेगा वो अपने आप ही उसके साथ जुड़ता जाएगा। उसको अलग से कोई कोचिंग देने की ज़रूरत नहीं, कोई ट्यूशन देने की ज़रूरत नहीं, उसको स्पिरिचुअलिटी समझाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सिख इतिहास जब आपके पीठ पे आके खड़ा हो जाता है जी। तो आप वैसे ही ऐसे निकल के आते हो कि you become a revolutionary soul, and this revolutionary soul, being a revolutionary soul, यही चीज़ है जो नौजवानी को जो है वो आकर्षित करती है। क्योंकि मैंने पहले ही बोला ना कि नौजवानी होती है जो पास्ट और फ्यूचर में ब्रिज होती है। जी। उन्होंने पास्ट में जो हुआ वो कमियां भी उनको समझ में आ रही होती हैं, अच्छाइयाँ भी समझ में आ रही होती है, और वो फ्यूचर कैसा बनाना चाहते हैं वो विजन भी उनका क्लियर होता है। लेकिन इस पूरे स्ट्रक्चर में ना जो बीच में प्रॉब्लम होती है पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की। उस आइडियोलॉजी की जो सब अपने पास रखना चाहती है। जब कोई दीप सिद्धू जैसा उठता है और वो जो शाइन ऑफ डिवाइन है उसके साथ जब वो चलता है और वो ऑनेस्टली अंतरात्मा से अपनी यूथ को प्रॉपरली वो झंझोड़ के उठाता है कि ये तुम्हारा इतिहास था, ये तुम्हारा फ्यूचर होना चाहिए, तुम कहाँ खड़े हो, तो ऑब्वियस है कि नौजवानी उनके पीछे लगेगी ही लगेगी। जी। ये जो अचानक बदलाव दीप सिंह सिद्धू में आया, हम अगर देखें पंजाब की धरती पे कई और भी जथेबंदियां हैं, कई संस्थाएं हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं। ये जिम्मेवारी जो दीप सिंह सिद्धू ने उठाई, इसके पीछे कोई मंतव्य रहा होगा। उस मंतव्य को भी खोजने की कोशिश करें। आपने जिस नौजवानी को आज एक ब्रिज बताया है, उसी नौजवानी ने आगे दीप सिंह सिद्धू के साथ बढ़कर कदम से कदम मिलाया भी। दीप सिंह सिद्धू के साथ जो कुछ भी, अगर वो जेल भी गए तब भी नौजवानी ने उनको सपोर्ट किया। हम यहाँ पे ये समझना चाहेंगे, जो एक प्रसिद्ध कई पॉलिटिकल चेहरे हैं पंजाब में, प्रसिद्ध कई सोशल वर्कर हैं, पंथक चेहरे हैं, उनसे भी आगे उभर कर दीप सिद्धू जो आया, ये वही कला थी जिस कला की वो बात किया करते थे कि ये कला वो कहते थे कि कला वर्त रही है, गुरु नानक या की कृपा होगी। ये कला ही होती है। कला क्यों होती है, ये ना कला समझनी पड़ेगी। दीप सिद्धू ने ना उस कला को जी लिया था, वो महसूस कर रहे थे कि वो कला क्या है। वो एक कहानी अक्सर सुनाते, मैंने उनको बहुत बार सुनाते हुए सुना है, और वही कहानी मैं यहाँ दोहराती हूँ, और फिर उसको कॉन्शियसली देखना कि वो कहाँ पे एग्जिस्ट करती है, वो कहाँ जीती है कहानी। वो कहते जब गुरु साहब ने 10वें पातशाह ने अमृत छकाया सिंहों को, कुछ अमृत बच गया, तो उन्होंने बोला कि चलो इसको ये जो अक और करीर, अक के पत्ते होते हैं जो एक वीड है एक तरह की, जिन पे कुछ नहीं होता, तो इनके ऊपर छिड़क दो। तो जब उन्होंने क्योंकि सबने पूछा कि अमृत को इनके ऊपर, तो कहते कि ये कहीं से भी निकल आएंगे, ये कहीं से भी फूटेंगे, ये खिलेंगे, तभी खालसा प्रकट होता है। आप ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम, शायद मुझे लगता है हमारा जो दुश्मन है वो इस चीज़ को समझता है, हम नहीं समझते। खालसा ना जन्म लेता है ना मरता है, खालसा प्रकट होता है। और प्रकट होने का मतलब क्या है, मैं अपनी निजी लाइफ में कुछ भी हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, लेकिन जैसे ही गुरु साहब की वो जो कला है, जैसे ही उसको कला वर्तनी है, अब उसको मेरे पास हिंदी का कोई वर्ड नहीं है कला वर्तने के लिए, क्या बोल सकते हो, लेकिन जैसे वो कला खेली जानी है, गुरु पातशाह ने जब वो कला करनी, वो वर्तानी है ना, तो मेरे जैसा नास्तिक बंदा जो है वो आपके सामने खड़ा होके बोलना शुरू हो देगा। वही कला होती है। गुरु हरकृष्ण साहब सच्चे पातशाह का जब इम्तिहान लिया गया तो उन्होंने बोला जी अच्छा ठीक है,
हम आपको गुरु तब मानेंगे जब आप गीता के अर्थ करके बताएंगे। गुरु पातशाह क्या बोलते हैं कि मैं क्या करूँगा? गुरु पातशाह वो अपनी तरफ से सोच रहे थे कि छोटा बच्चा है ना, तो गुरु पातशाह उनको बोलते हैं कि मैं क्या करूँगा, ऐसे करो, बाहर से कोई भी ले आओ, मैं वो ये तो गीता के अर्थ तो वो कर देगा। जी। अब वो लोग जाते हैं बाहर, अब वो पंडित जी बड़े चालाक हैं ना, उनको लगता है कि अच्छा अगर किसी को पकड़ा तो ये अनपढ़ बंदा पकड़ो पहले, तो जिसको आता ही कुछ ना हो। फिर कोई और उसको मति देता है कि नहीं नहीं, अनपढ़ तो पकड़ो, गूंगा भी पकड़ो, कि जो गूंगा हो, बोल ही ना सकता हो। जी। तो वो ऐसे ही पकड़ के जो चीर उस जमाने में जो पानी पिलाते थे मश्क में डाल के, वो उसका नाम था छज्जू, वो उसको लेके अंदर चले जाते हैं। गुरु हरकृष्ण पातशाह के सामने उनको कहते हैं कि ये हमें बंदा मिला है, इसको बोलो गीता के अर्थ कर दे। अपनी तरफ से तो गूंगा आदमी लेके आए थे, अनपढ़ लेके आए थे कि जिसको गीता का अर्थ ही ना पता हो, और गुरु हरकृष्ण पातशाह सिर्फ उसके सर पे अपनी छड़ी लगाते हैं ऐसे, बोलते हैं कि छज्जू गीता के अर्थ करो। वो गीता के अर्थ करता है। यही कलावर्तनी होती है। अब उसको आप एक बड़ी एग्जाम्पल लेके चलो। जी। जब तक आपको कोई ज्ञान नहीं है, आप गूंगे ही हो, आप अनपढ़ ही हो। जब आपको, अब ज्ञान का मतलब बहुत बड़ा ज्ञान होता है, छोटी चीज़ भी ज्ञान हो सकती है, बड़ा भी। लेकिन जब तक आपको पता ही नहीं है कि आपके गुरु का फ़लसफ़ा क्या था, जी। आपके गुरु का मिशन क्या था, तब तक आप गूंगे ही हो। तब तक आप छज्जू की उसी कैटेगरी में हो जो बस लोगों को पानी पिलाता फिर रहा है। जी। आप भी, आपके पास कुछ भी है, वो काम करते फिर रहे हो बस। हम्म। गुरु ने जिस दिन आपके सर पे छड़ी लगानी है, जी। उस दिन फिर आप सब अर्थ कर दोगे। और वो जो लेवल होता है ना, उसी को कलावर्तना कहते हैं। उसी को खालसे का प्रकट होना कहते हैं कि ये प्रकट हो गया। दीप सिद्धू ने उस कॉन्शियसनेस को जिया था, वो जी रहा था। एवरी डे, एवरी मोमेंट वो हिस्ट्री को जान रहा था, हिस्ट्री को पढ़ रहे थे। और बहुत बड़े अच्छे अच्छे राइटर्स हैं हमारे, सुखप्रीत सिंह उद्दो के हैं, अजमेर सिंह जी हैं, वो उनके साथ रेगुलर टच में थे। जी। है ना? तो वहाँ से वो हिस्ट्री को समझ रहे थे, हिस्ट्री को देख रहे थे। उसी देखने में, उसी कला में फिर वो पढ़ते पढ़ते फिर वो ऐसे उसमें गहरे उतरे कि वो जो भी बोल रहे थे वो सिख चेतनाओं की बात कर रहे थे। अब देखिए, जब किसी ने अपना राज किया हो ना, तो उससे वो चीज़ छीनी नहीं जा सकती। जी। आप इसको इस तरह से समझें कि अगर कोई बहुत अमीर है, जिसने कोई अमीरी देखी है, जी। उसको हो सकता है उसको नुकसान हो जाए, उसको किसी चीज़ में घाटा पड़ जाए, और वो जाके कहीं उसको छोटी झुग्गी झोंपड़ी में भी रहना पड़ जाए। लेकिन उसके दिल में वो तमन्ना जो है ना, जी। वो रहेगी कि मेरा घर तो वो महल था, मुझे वहीं दोबारा जाना है। जी। क्योंकि वो वहाँ का है नहीं। तो जिस कौम ने अपना राज माना हो ना, जी। उसको पता होता है कि राज सत्ता का पावर क्या है। तो उसको आप गुलाम नहीं रख सकते। उसको आप गुलाम कहने का मतलब ये नहीं कि आप गले में बेड़ियां डाल दीजिए हाथों में, वो नहीं। उसको आप ऐसे ही नकार के नहीं रख सकते, वो उठेंगे ही उठेंगे। और उन बच्चों के दिलों में वो जज्बात दफन थे, पड़े थे। उनको समझ नहीं आ रही थी कि हमारे अंदर वो चीज़ क्या है जो हमें इतना करती है, लेकिन उनके पास वो वर्ड नहीं थे। दीप सिद्धू वो वर्ड्स दे रहा था उनको। दीप सिद्धू उनको वो बता रहा था कि ये तुम्हारा आईना है, ये तुम्हारा इतिहास है। जब वो बाबा बघेल सिंह की बात करता है कि दिल्ली तो हमने जीत के छोड़ी है, तो वो पूरी इतिहास बताता है। वो जो हमारे बच्चे हैं, नौजवान हैं, उनको इमीडिएट वो क्लिक करता है कि अच्छा, तभी हम दिल्ली को ऐसे बोलते हैं कि दिल्ली मार ली, बिल्ली मार ली। तो वो उनकी जो अंदर की चेतनाएं हैं, उनको वो अल्फाज दे रहा था। तो दीप सिद्धू जुबान थे और नौजवान दिल जो थे वो चेतना थी। तो वो आपस में एक ही लिंक था उनका, इसलिए वो इतने इम्पोर्टेंट रहे। जी। हम यहाँ पे अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि फरवरी 2022 के मध्य में पूरे पंजाब में और पूरे सिख जगत के अंदर यही शोक था कि दीप सिद्धू का अचानक चले जाना पंथ को एक बड़ा घाटा है, पंथ के लिए एक बड़ी कमी है। उस कमी को पूरा किया नहीं जा सकता था। लेकिन आज भी दीप सिद्धू के इंटरव्यूज, दीप सिद्धू की हर एक स्पीच को नौजवान सुनते हैं। कभी भी सोशल मीडिया के ऊपर स्क्रॉल के अंदर दीप सिद्धू की कोई ना कोई कही हुई बात
आज के संक्षेप के अंदर आ ही जाती है कि हाँ, वो जो नौजवान 2 साल पहले कहता था भारत के किसी ना किसी कोने में या दुनिया के किसी ना किसी कोने में, वैसा हो ही रहा है। खास तौर के ऊपर आज के इस प्रोग्राम के अंदर हमारा जो फोकस रहने वाला है वो रहेगा मार्च 2020 से लेकर फरवरी 2022 के अंदर जो दीप सिंह सिद्धू की देन कौम को रही, क्योंकि उससे पहले हम उनका करियर देखते हैं बतौर बॉलीवुड अदाकार। पंजाबी फिल्में करते हैं, बॉलीवुड के अंदर भी उनका अच्छा रसूख होता है, पॉलिटिक्स के अंदर भी होते हैं थोड़ी, लेकिन इस समय के अंदर जो उन्होंने पंथ के लिए, कौम के लिए किया, हमारी रोशनी उसी के ऊपर होगी, हमारी बातचीत उसके इर्द गिर्द होगी। दीप सिंह सिद्धू के चले जाने के बाद की भी हम बात करेंगे, हम उनके संघर्ष के दौरान के समय की भी बात करेंगे। अगर हम ये बात करते हैं जब दीप सिंह सिद्धू चला जाता है, पंथ को जो दर्द होता है उससे पंथ उभरने के लिए, ऐसे दर्द से उभरा तो जा नहीं सकता, लेकिन हाँ, वो अकाल पुरख ने भी कोई कला वरताई होगी। जी। पंथ को पहली बात तो ये कि ये समझना जरूरी है कि दर्द हुआ क्यों। जी। पंथ में एक बात मैंने जैसे पहले बोली कि जिस कौम ने कभी राज किया हो और उससे वो राज छीन लिया गया हो, फिर धोखे से छीन लिया गया हो, जी। अनेकों मौके आए हों और उन मौकों पे कुछ ना कुछ किसी ना किसी ने अपनी चालाकी से, चुस्ती से, धोखे से वो राज छीन लिया हो, तो उसके अंदर उसकी चेतन मन में ये बात रहती है कि मेरा राज आज नहीं कल होगा। जी। हम कभी ना कभी अपना घर देखेंगे, है ना। वो एक बड़ी अच्छी सी लाइन भी है कि कहीं अपना भी कोई घर होगा। वो घर जो है ना, वो ढूंढते फिरते बहुत देर से पंथ चला है। जी। जब से आई थिंक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिख राज पे अपना कब्जा जमाया, तभी से ही वो एक जो तड़प है वो है अंदर। दीप सिद्धू जो थे वो उस राज की बात कर रहे थे, वो उसी राज को वापस लेके आने की बात कर रहे थे। जी। जब दीप सिद्धू राज की बात करता है तो वो ये नहीं कहता कि वो कोई थियोलॉजिकल स्टेट बनेगी, वो ये नहीं कहता, वो हलीमी राज की ही बात करता है। हलीमी राज में और थियोलॉजिकल स्टेट में, है ना, बहुत बड़ा अंतर होता है, क्योंकि जो दूसरी तरह की स्टेट्स होती हैं जो किसी एक धर्म विशेष पे बनती हैं, अब वो देखना पड़ेगा कि वो धर्म में क्या है, वो क्या सिखा रहा है। जी। वो बहुत कट्टर भी हो जाती हैं, लेकिन जब आप सिख राज की बात करोगे तो आप हलीमी राज की बात करोगे। तो दीप सिद्धू उसी राज की बात कर रहा था। अब देखें ध्यान से, राज की बात जो है ना, वो बहुत सारी तरह के लोग नहीं कर पाते। एक तो वो नहीं कर पाते जो डरते हैं, क्योंकि जो स्ट्रक्चर है ना, जो सोशल स्ट्रक्चर, जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, जो स्टेट का स्ट्रक्चर जैसे बनाया गया है, जी। वो इस तरह का है कि जो कोई कहेगा कि मुझे मेरा राज चाहिए तो वो देशद्रोही होगा। और ये आज नई बात नहीं है जी। ये हमेशा से ही आया। जिस दिन गुरु पातशाह ने जहांगीर को बोला कि नहीं, हम तुम्हारी गुलामी नहीं कबूल करते, उन्होंने भी गुरु साहब को देशद्रोही बोला, है ना। उसके बाद हम आगे चलते रहते हैं, औरंगजेब की पूरी जो पलटन है, जो पूरी सेना है, वो गुरु गोबिंद सिंह जी के पीछे लगी इसलिए क्योंकि वो कहती है देशद्रोही है। अभी कि वहाँ देश भी कोई नहीं है जी। गुरु गोबिंद सिंह जी का तो अपना देश है ना एक, वो तो अपने मुल्क में रह रहे हैं ना, वो तो आनंदपुर साहब उनका अपना मुल्क है। तो लेकिन फिर भी वो उनको, क्योंकि वो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के ना ढांचे में नहीं आता। और उसके बाद जब ये सारी, तब तक तो फिर भी चलो खैर थी, क्योंकि आपस में वो लड़ा करते थे, जो भी राजा हुआ करते थे, और वो एक दूसरे की चीज़ों के ऊपर कब्जा भी करते थे, बढ़ाते भी थे, कम भी करते थे। उसके बाद एक वर्ड आया डेमोक्रेसी। अब उस डेमोक्रेसी के अंडर बहुत फ्रॉड हुआ, और एक सबसे बड़ा फ्रॉड ये हुआ कि जो पावर है वो कुछ चंद लोगों के हाथ में दे दी जाए जी। और लोगों को ये बता दिया जाए कि देखो तुम्हारे पास इतनी पावर है कि ये चंद लोग तुम चुनोगे, लेकिन वो चंद लोग चुनते नहीं है वो। ये हम ध्यान से देखें, हमारे पास ऑप्शन ही वो लोग होते हैं। हम, अगर आप चाहो कि अच्छा मेरे पास भी, मैं किसी देश को बहुत अच्छा कर सकता हूँ, तो जो रास्ते हैं उस रास्ते पे चलते चलते जब तक आप उस एंड पे पहुंचोगे ना, उस शिखर पे पहुंचोगे, आप करप्ट हो चुके होगे। ये तरीका है ना। वो अपने आप शिखर पे तब तक नहीं पहुंच सकते जब तक आप
वो जो एक बड़ी पिक्चर है उसमें फिट नहीं हो रहे। जिस दिन आप फिट हो गए उस दिन आप किसी शिखर पे भी पहुंच जाओगे, लेकिन आप फिर किसी काम के नहीं, क्योंकि अब आपने अपने मॉरल्स, अपनी वैल्यूज सबके साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया है। तो जो सिख राज है, जब तो वहां से ही आप लें। अब डेमोक्रेसी में ये बात और बड़ी हो गई। जैसे ही कोई बोलता है कि ये हमें मंजूर नहीं, तो कहते हैं ये तो देशद्रोही हो गया। अब तो और ज्यादा इंटेंस हो गया। अब तो आप कुछ भी बोलो, जी। आप सरकार से भी सवाल करो कि जी आपने डीमोनेटाइजेशन कर दी है, हमें नुकसान हो गया, जी। ये तो देशद्रोही है, ये तो एंटी इंडिया है, ये तो पाकिस्तानी है। इस तरह के कुछ आप अपने अक्षर भी नहीं बोल सकते। तो राज की बात करने से लोग डरते हैं। दीप सिद्धू डरे नहीं। दूसरे तरह के लोग जो होते हैं वो अब उसको आप पानी में डालो ना, बॉइलिंग वाटर में अगर आप जी। फ्रॉग को डाल दो, तो क्योंकि वो अपनी बॉडी को एलेबोरेट कर सकता है, एक्सटेंड कर सकता है। जैसे जैसे उसका पानी गर्म होता जाता है वो अपनी टेम्परेचर को उसके हिसाब से एडजस्ट करता रहता है। उसको लगता है कुछ नहीं हो रहा। फिर एक समय ऐसा आता है जब उसकी बॉडी अब कर नहीं सकती उसके साथ, है ना, और कोप भी नहीं कर सकती, टेम्परेचर के साथ मैच भी नहीं हो सकता। तो वो फिर छलांग मारने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक वो टाइम निकल चुका है। तो जी। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने टेम्परामेंट को पॉलिटिकल टेम्परामेंट के हिसाब से सेट करते रहते हैं। उनको ये नहीं पता कि एक समय ऐसा आएगा जब आप छलांग मार के निकलने की कोशिश करोगे, तब तक आप जा नहीं पाओगे। वो ऐसे लोग होते हैं। दीप सिद्धू वैसा भी नहीं है, क्योंकि वो टेम्परामेंट के साथ जा ही नहीं रहा। सारी दुनिया उसके अलग अगेंस्ट है। देखें, आप सोचें, जिन्होंने धरना लगाया हुआ है, मोर्चा लगाया हुआ है, वो भी उसके अगेंस्ट है, जी। सरकार भी उसके अगेंस्ट है। वो कह रही है ये उनका बंदा है, ये कह रहे हैं वो उनका बंदा है, और वो किसी का भी बंदा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपने टेम्परामेंट पे अड़ा हुआ। और उसका टेम्परामेंट क्या है? उसका टेम्परामेंट है पातशाही दावा, उसका टेम्परामेंट है होंद, उसका टेम्परामेंट है गुरु नानक का फलसफा, उसका टेम्परामेंट है अपनी इतिहास में से निकली हुई चीज़ें। तो वो उस टेम्परामेंट पे अड़ा हुआ है। तो वहाँ से भी वो एक जो लोग हैं, जो यंगस्टर हैं, वो उसको बड़ा प्रेम कर रहे हैं। जी। अगले तरह के जो लोग हैं वो हो जाते हैं लालची। उनको थोड़ी बहुत कुछ मिल जाए तो वो बस ठीक है अपने आप में, क्योंकि उनको लगता है यही ठीक है। बहुत सारे जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, जो इनफैक्ट जो वहाँ पे जो लीडरशिप बैठी थी, उनमें से कई बिके, जी। क्योंकि उनको बीजेपी ने अपने दाने डाले और वो चुगने चले गए, उनके साथ चले गए। अब आ रही है ना बातें बाहर, जी। है ना। तो वो उनमें से भी नहीं था। रादर वो कह रहा था कि हम भागने नहीं देंगे। तो वो जो उसकी बातें थी ना, वो एक सच्चे सुच्चे इंसान को तो लगेंगी अच्छी, लेकिन जिन्होंने मलाई चाटनी है जी। उनको वो बुरा लगेगा। तो पंथ इसलिए उसके लिए परेशान है, इसलिए वो दर्द ऐसा है कि वो हट नहीं सकता, क्योंकि वो हमारे पास एक जो लाइट एट द टनल होती है ना, वो था, क्योंकि वो हमारे जज्बातों को बयां कर रहा था जी। जो हम नहीं कर पा रहे थे। तो वो बयान, उसने जब बयान किए करने शुरू हुए, बहुत सारे बच्चे उसके साथ आ गए। पंथ उसके दर्द से उबरेगा। देखिए, पंथ जो है ना, गुरु नानक का पंथ, वो 24 घंटे चढ़दी कला की अरदास में रहता है। आप समझें, जब कल्लूकारा होता है, कल्लूकारे में एक तरह का जेनोसाइड है वो, है ना। वहाँ इतने सारा तकरीबन आधी जो कौम है वो उस टाइम पे ख़त्म हो जाती है, मार दी जाती है। लेकिन ये नहीं कहते कि ये क्या हो गया, 50 के बंदे बचे हैं बस सिखों में। वो ये नहीं कह रहे कि हम तो अब ख़त्म हो गए, मर गए, लुटे गए, कुछ नहीं हो रहा। वो फिर अरदास करते हैं और फिर बोलते हैं राज करेगा खालसा, आकी रहे ना कोई। ये वो स्पिरिट है। दीप सिद्धू को हम भुला नहीं पाएंगे। दीप सिद्धू हमारे साथ रहेंगे, लेकिन बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से बाकी इतिहास हमारे साथ खड़ा है ना, वो हमारे साथ वैसे ही रहेंगे। आपने यहाँ पे पातशाही दावा एक शब्द का इस्तेमाल किया, जी। जो दीप सिंह सिद्धू की कई स्पीच, कई इंटरव्यूज के अंदर सुनने को मिला। इसको थोड़ा अगर हिंदी में दर्शकों को समझाने की कोशिश करें, ये पातशाही दावा क्या अहमियत रखता है सिखों के लिए? और क्योंकि ये ऐसा शब्द था जो नौजवानी पहली बार सुन रही थी, समझने की भी कोशिश कर रही थी, लेकिन हम कह सकते हैं कि जितना दीप सिंह सिद्धू समझा सका उसने कोशिश की। जी। आपसे समझना चाहेंगे, पातशाही दावा है क्या? पातशाही दावा है क्या? इसको समझने के लिए हमें सिख इतिहास में जाना पड़ेगा, जी। गुरबानी में जाना पड़ेगा। अगर आप इसको सीधा सीधा ट्रांसलेट करके देखने की कोशिश करें तो इसका मतलब होता है क्लेम ऑफ थ्रोन।
क्लेम ऑफ थ्रोन। लेकिन दोनों चीज़ें हैं, क्लेम कौन सा और थ्रोन कौन सी, ये दोनों चीज़ें समझनी पड़ेंगी। अब आपको क्लेम कैसे मिल सकता है कि आपका राज के ऊपर आपका क्लेम है, लेकिन कैसा क्लेम, वो राज कैसा, दोनों चीज़ें हैं। ठीक। जब आप इसको क्लब करके देखोगे तो फिर आपको बादशाही दावा समझ में आएगा। मुझे 5 मिनट लगेंगे इसको समझाने में, ध्यान से समझिएगा। इसमें क्या है, हम जाते हैं रतन सिंह पंगू के पास। रतन सिंह पंगू जो हैं वो राइटर है, सिख राइटर है। अब कैप्टन मरे जो हैं वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कैप्टन हैं। वो उनके पास आते हैं, रतन सिंह पंगू के पास, और वो बोलते हैं कि आपने बहुत कुछ किया है, आप बहुत कुछ जानते हैं, आप हमें ये बताओ कि जो सिखों ने राज कैसे किया है, सिखों की राज पे दावेदारी क्या है। तो रतन सिंह पंगू उसको कहते हैं कि हमारा राज रहा है, ये हमारी दावेदारी है। वो कहते हैं कि वो जो राज रहा वो कैसे, तो कहते हैं कि हमारे महाराजा रणजीत सिंह का। तो कैप्टन मरे कहता है कि क्या उसका बाप राजा था, तो कहते हैं नहीं। फिर कहता है कि इसका मैं तो उसको राज नहीं मानता, क्योंकि राज जो है वो तो पीढ़ी दर पीढ़ी होता है। तो आप लोगों ने राज कैसे इस्टेब्लिश किया है। तो रतन सिंह पंगू फिर वो बोलते हैं कि हमको पातशाही नानक देई, हम राखत पातशाही दावा। हमको पातशाही नानक देई, ये चीज़ समझनी है। जितना भी टाइम मैं अभी बोलूँगी उसकी में हम यही बात समझेंगे। हमको पातशाही नानक देई। कैप्टन मरे कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, नानक तो फ़कीर है। तो वो कहता है कि वो फ़कीर नहीं है, वो है जो कई फ़कीरों को राजे बना सकता है और कई राजाओं को फ़कीर बना सकता है। कई शाह तिनकीने पीर, कई पीर तिनकीनो मीर, है ना। कई पीर हैं जिनको, कई शाहों को उन्होंने फ़कीर कर दिया और कईयों को उन्होंने शाह कर दिया। वो वैसा है, गुरु नानक फ़कीर नहीं है। ये जो बहुत सारे जो हिंदी के व्यूअर्स हैं उनको शायद ये बात समझ ना आए कि जब नानक शाह फ़कीर फिल्म रिलीज़ हुई थी तो हमारी प्रॉब्लम क्या थी। क्योंकि नानक शाह फ़कीर, नानक फ़कीर नहीं है। नानक तो राज बांटते हैं, वो तो राजाए राज बना देते हैं। तो हमको जो जो रतन सिंह पंगू कहते हैं कि हमें जो पातशाही है ना वो दी है नानक ने, राज हमें नानक ने दिया है। अब वो कहता है कि गुरु नानक ने तो राज नहीं किया, आपकी ये इमोशनल इंटेलिजेंस है, या इमोशनली आप बोल रहे हैं कि गुरु नानक राजे बना देते हैं, तो गुरु नानक ने तो राज नहीं किया। तो वो कहते हैं कि हमें गुरु ग्रंथ साहब में जाना पड़ेगा। गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, कब कल सोजस गावो गुरु नानक, कब कल सोजस गावो गुरु नानक, राज जोग जिन मान्यो। कि मैं वो पाठ साहब की ये बाणी है, कहते हैं कि उस गुरु नानक का जस मैं गाता हूँ जिसने राज योग माना है। अब लोगों को ये समझ नहीं आता कि गुरु नानक राज योग कैसे मान गए, ये राज योग की बात कैसे, क्योंकि राज और योग दो अलग अलग अल्फाज हैं और पहली बार किसी ने एक साथ इनको देखा है, सुना है। राज होता है आपका रूल, इंपीरियलिज्म, और योग होती है स्पिरिचुअलिटी। अब लोग तो उस पूरे खित्ते में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो योगी हुए हैं, जो तपीसर भी हुए हैं, जो बहुत संत हुए हैं, साधु हुए हैं, लेकिन वो राजे नहीं थे, और जो राजे हुए वो स्पिरिचुअल नहीं थे। गुरु नानक का घर जो है, गुरु नानक के घर में पहले दिन से ही जब गुरु नानक के बारे में कहा जाता है कि मारिया सिक्का जगत विच नानक निर्मल पंथ चलाया, तो वो निर्मल पंथ की बात आती है जी। नानक राज चलाया सच कोट सतानी नीव के, कि नानक ने राज चलाया है। अब गुरु नानक का राज वो तो चला रहे हैं ना जी, उसके बाद वही राज योग आगे चल के मीरी पीरी बनता है जी। गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह जब मीरी और पीरी की दो तलवारें बांध के बैठते हैं तो वो क्या है, वो राज भी है और योग भी है, मीरी भी है, पीरी भी है। वही जब आगे जाके 10वें पातशाह जब उनके बारे में बोलते हैं हक हक हलाल गुरु गोबिंद सिंह, बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह। अब वो बादशाह दरवेश बादशाह भी हैं और दरवेश भी हैं, और लेकिन बादशाहों को तो जो जिस तरह से लोग जानते थे
वो गुरु नानक बोलते हैं ना, राजे शीं मुकद्दम कुत्ते, क्योंकि राजे जो हैं वो शेर बन गए हैं, मारना शुरू कर दिए हैं लोगों को, अपने ही लोगों को खाना शुरू कर दिए हैं, और मुकद्दम उन्हीं के कुत्ते बने बैठे हैं। मुकद्दम होते हैं जो उनके वजीर जी। ऐसे लोग, इस तरह के राज था गुरु नानक के समय पे, जो पहले राज था। जब गुरु नानक अपने हलेमी राज की शुरुआत करते हैं और जब 10वें पातशाह उस हलेमी राज को इस्टेब्लिश कर देते हैं, तो वहाँ बादशाह दरवेश की बात आती है। तो बादशाह भी हैं, वो दरवेश भी हैं। ये पातशाही दावा है, ये हलेमी राज है। जब सिख बोलते हैं ना कि हमारा दावा है, तो अब देखिए होता कि आगे चलते हैं, जब हम अहमद शाह अब्दाली के समय पे आ जाओ। अहमद शाह अब्दाली के टाइम पे क्या होता है कि वो हारा है, बार बार सिखों से हारा है, तो वो पूछता है कि ये कौन लोग हैं, ये कौन लोग हैं। तो वो उनको बोलते हैं कि ये कोई सिंह है, ये सिंह है। वो सिंह क्यों बोलते हो भाई? क्योंकि ये ऐसे ही हैं, ये पता नहीं थोड़े से रह जाते हैं, इनको मारा नहीं जा सकता, पता नहीं फिर से आ जाते हैं इकट्ठे होके। तो अब वो बोलता है कि ऐसे लोगों को फिर जंग में नहीं हरा सकते, जो उनको मरने का ही डर नहीं है, उनको आप हरा नहीं सकते। जो ये कह रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे जो लोग हैं वो तब लड़ेंगे जब उनको तुम पैसे दोगे, तो ये तो अपने अपने इष्ट के लिए लड़ जाते हैं, इनको हराना आसान नहीं है। तो क्या किया जाए, इनको बुलाओ, बात करते हैं। बुलाया जाता है, बाकायदा इतिहास में दर्ज है, और वो कहता है कि हम सुलह करते हैं, हम एक साथ राज करते हैं। तो उसमें फिर जो हमारे जो जर्नैल हैं वो उनको बोलते हैं कि और सोहन सिंह सीतल हमारे टाडी हुए हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा लिखा है कि शाह नजराने साथों भालदा इयों ईन मना के, शेर ना जींदे सीतला नक नथ पवा के। कि ये जो शाह है अहमद शाह, ये हमसे नजराने मतलब कि तुम अपना राज करो, मतलब तुम ताज हमारा रहने दो, नीचे काम तुम करो। वो यही कह रहा था, उसका शर्त यही थी कि ताज जो है वो हमारा रहेगा, राज तुम करो, तुम्हारे ना तो बच्चे मारे जाएंगे, क्योंकि उस समय सिखों के सिरों के मूल पड़ रहे थे। सिखों के एक सिर का मूल था कि कोई अगर एक सिर बताता था तो वो उनको देते थे, है ना, पैसे देते थे उसके। ना तुम्हारे बच्चों के बच्चे काट के तुम्हारी माओ के गले में डाले जाएंगे, कुछ नहीं होगा, तुम राज करना इस इलाके पे, लेकिन राज का जो वो जो सेहरा है वो हमारे से रहने दो जी। ये उसकी शर्त है। क्या है उसमें शर्त बुरी है? आजकल अगर देखी जाए तो लोग कहेंगे ये पागल लोग थे, इनको मान लेना चाहिए था। बिल्कुल। लेकिन तब राज उनका नहीं होता और रहते फिर भी गुलाम ही। तो वो कहते हैं कि हमारा तो पूर्ण पातशाही दावा है, हम वो ले लेंगे तुमसे, तुम उसकी फिक्र मत करो। कहाँ लेंगे? रण के मैदान में लड़के लेंगे। तो तुम जिस तरह से तुम हमारे नाक में नथ डाल के तुम लेके जाना चाहते हो, ये ऐसे नहीं होगा। हम तुमसे लेंगे, राज हम करेंगे, राज करेगा खालसा, लेकिन करेगा अपने दम पे, किसी की भीख में नहीं। ऐसे ही आप आ जाएं नादिर शाह के टाइम पे जी। अहमद शाह के टाइम पे हो गया, नादिर शाह के टाइम पे अब क्या होता है, जब बाकायदा नादिर शाह को भी समझ में आती है कि इनको हराना बड़ा मुश्किल है, तो फिर वो कहता है कि अच्छा इनको हराया नहीं जा सकता, इनको टेबल टॉक पे लेके, है ना। तो कहता है कि अच्छा चलो टेबल टॉक पे जब बात करते हैं, बैठते हैं, तो सुबेग सिंह क्योंकि सिंह हैं, सरदार हैं, तो उन्हीं को वो भेजता है। बड़े सारे काजू बादाम किशमिश डाल के वो एक ट्रे से जाके लेके जाते हैं। ध्यान से सुनना इसको। वो लेके जाते हैं उसके पास और उनको बोलता है कि जब हमारे तब दरबारा सिंह थे जी, जो जर्नैल थे, तो वो जब आते हैं तो वो कहते हैं कि जी आप आओ, हम छकते हैं, खाते हैं। तो नहीं, वो नहीं मानते। वो कहते हैं कि हम आपको नवाबी देने आए हैं। जब वो नवाबी की बात करते हैं कि मैं नवाबी देने आए हैं, तो वो कहता है कि नवाबी तो हम ले लेंगे, हमने नवाबियाँ क्या करनी है ना, हम तो पातशाही दावे वाले हैं। नवाबी का मतलब है कि राज किसी और का, लेकिन तुम नवाब हो। तो वो कहते हैं हम पातशाही दावे वाले हैं। फिर उनको लगता है कि अच्छा इनमें से नहीं तो 5 प्यारों को पूछा जाए। फिर वो 5 प्यारों के पास जाते हैं, क्या आपको नवाबी देनी? तो 5 प्यारों का जवाब सुनिए। वो कहते हैं कि जब हम 5 प्यारे हैं, हमारा तो जो रुतबा है, पंथ ने हमें जो रुतबा दिया हुआ है वो नवाबियों से कहीं ऊपर का है, तो हमने नवाबी क्या करनी है तुम्हारी ठोकर पे है।
फिर उनको लगता है कि अब फिर क्या किया जाए, कहीं ना कहीं तो कुछ तो करना पड़ेगा। खैर जब एक संगत रूप में जब जाते हैं तो संगत रूप में से किसी एक को पूछना है, तो वहाँ पे कपूर सिंह है जो संगत की सेवा करते हैं। तो जब आपस में सलाह मशवरा होता है और उनको बोलते हैं कि जी इनको दे दो नवाबी, जी तो वो कहते हैं कि मैंने नवाबी क्या करनी, मेरे पास तो संगत की सेवा है, मुझे क्या करनी है नवाबी। ये तब के लोग हैं, जी आप सोचें, आपको फिर समझ आएगा कि पातशाही दावे की बात क्या है। तो वो कहते हैं मैं हमने क्या करनी है नवाबी, मैंने नहीं करनी। लेकिन फिर भी जैसे उनको मनाया जाता है हुक्म करके कि ये संगत का हुक्म है, तुमको लेनी पड़ेगी। तो वो क्या कहते हैं कि मेरे 3 शर्तें हैं। पहली शर्त कि मैं जो पंखा करता हूँ संगत को, वो छोड़ूंगा नहीं। दूसरा, वो घोड़े के तबेले में जो घोड़ों की लेद होती थी उसको साफ करते थे, कि वो सेवा मुझसे आप लोगे नहीं। तीसरा, मैं कभी तख्त पे नहीं बैठूंगा। क्यों? क्योंकि तख्त पे पहले ही गुरु बैठे हुए हैं, वो विराजमान है। जी तो वो पातशाही दावा है जो ये जो किसी भी तरह की जो दुनियावी चीजें हैं ना, को ठोकर पे रखता है ना। ठीक और अब वो जो जिस तरह के वो पातशाही दावे की बात दीप सिद्धू भी कर रहे थे, वो यही कह रहे थे कि हम किन चीज़ों में उलझे हुए हैं, कि हमें ये दे दो, हमारे हमारे जी 2 रुपए किलो आटा कर दो, 3 रुपए। वो हम पातशाही दावे वाले लोग हैं। जी आप सोचो ना, वो लेवल सोचो आप। जब अहमद शाह के बंदे जाते हैं और जब जरनैल वहाँ पे बैठे हैं, तो वो बड़ा कुछ लेके जाते हैं अपना, काजू किशमिश सब डाल के एक बड़ी सी प्लेट तैयार करके जी लेके गए हैं। और वहाँ जाके उनको बोलते हैं कि लो जी आओ, साथ में खाते हैं और साथ में सुलह करते हैं। जी तो वो अपनी पोटलियाँ खोलते हैं, उसमें से वो, क्योंकि उनके पास वो चने होते थे, भुजे हुए चने, तो वो खा रहे हैं। वो कहते हैं अब बात करो। तो जब दीप सिद्धू कहता है ना कि अपनी रोटी जो है वो अपनी साथ में लेके जाया करो, वहाँ जाके रोटी मत खाया करो उनकी, जी तो वो इतिहास को ही दोहरा रहा है, जी वो इतिहास में से ही ले रहा है। पातशाही दावे वाले लोग जो होते हैं, वो है पातशाही दावा, द क्लेम टू द थ्रोन। जी अब क्लेम क्या है कि हमें उससे कम कुछ भी मंजूर नहीं। हम्म खालसा या बादशाह या बागी, ये बड़ा सिंपल है। जी या तो आप उसको बादशाह बना सकते हो, तो या फिर वो बागी होगा। ये बीच वाला रास्ता नहीं। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये नहीं है कि उनको बादशाहत से लगाव है, लेकिन जैसे गुरु पातशाह हमें कहते हैं ना, जिसका राज तिसे का सपना, कि जिसका राज होगा उसी का सपना चलेगा, जी है ना। वो बोलते एक जगह पे आता है, उस खेत कारण राखा करे तिसके पाले कछु ना पड़े, कि खेत की राखी जो है वो रखवाला कर रहा है, खेत किसी और का है, वो बेचारा खेत की रखवाली करता रहता है, लेकिन उसके पल्ले तो कुछ नहीं पड़ता, क्योंकि खेत का मालिक कोई और है। तो उसके आगे की बात है, जिसका राज तिसे का सपना। जी तो अगर आपको अपनी वो हलीमी राज का मॉडल इस्टेब्लिश करना है, तो आपको राज भी अपना चाहिए। उसके बिना तो आप किसी के अधीन हो, आप उसकी खेती की करते रहो रखवाली, अगले का मन आएगा आपको उठा देगा। ऐसा हुआ है ना जी 1984 में, जिन लोगों की वजह से जिस मुल्क की सरहदें जो हैं वो सेफ गार्ड थी, वो अपने मुल्क की हदें समझ के तो उसको उसकी राखी कर रहे थे ना, जी रखवाली कर रहे थे। अब लेकिन मुल्क उनका है नहीं, वही बात हो गई, वो खेत की राखी कर रहे हैं, लेकिन वो खेत उनका है ही नहीं। वो जब जिसका खेत है उन्होंने पकड़ के उन्हीं की ही धर्म स्थल का के ऊपर तोप चढ़ाई है ना। तो ये है पातशाही दावा। बिल्कुल। पातशाही दावा जिस शब्द को आप दीप सिंह सिद्धू के कई स्पीचेस के अंदर, कई इंटरव्यूज के अंदर सुनते थे, हमारी कोशिश थी कि उसके अर्थ क्या हैं हिंदी के अंदर जाने। पातशाही दावा, क्लेम ऑफ थ्रोन्स, जब थ्रोन की बात करते हैं तो तख्त हो तो कौन सा हो। गुरु नानक देव जी से ही राजयोग की बात अगर शुरू होती है तो वहीं से सिद्ध हो जाता है कि ये पातशाही दावा है क्या। हमारी कोशिश है कि दीप सिंह सिद्धू की जो बातें थी, हाँ वो बातें गहरी थी, आम इंसान के सोच से परे थी। समझना चाहें तो समझे कैसे? समझेंगे सिक्खी सिद्धांत के अंदर रह के, समझेंगे गुरु ग्रंथ साहिब जी की शरण में आके। जब बात पातशाही दावा की करता था दीप सिंह सिद्धू, तब होंद की बात करता था कि ये हमारी होंद की लड़ाई है। जी ये कौन सी होंद थी? क्या ये होंद सिर्फ धर्म तक सीमित थी?
क्या ये होंद किसी पॉलिटिकल बाउंड्रीज तक, जियोग्राफिकल बाउंड्रीज तक सीमित थी? जब हम पातशाही दावे की बात करते हैं तो हमने अभी एक ही बात में जहाँ पे हमने बात खत्म करी थी वो थी कि जिसका राज इसे का सपना। जी। अब जो होंद की बात है ना, दैट इज द एग्जिस्टेंस, है ना। ये स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस कोई नई बात नहीं है, बहुत पुरानी बात है। थोड़ा सा इसके बैकड्रॉप में जाना चाहूंगी। सबसे पहले स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस लिखता है एरिस्टोटल, जो कि फिलोसोफर है। वो अपनी किताब लिखता है, उसकी किताब का नाम है हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स, जिसमें वो लिखता है कि जो एनिमल्स हैं उनमें एक तरह की स्ट्रगल चलती रहती है फॉर द रिसोर्सेस, है ना। और फिर उसके बाद थॉमस होब्स जैसे और फिलोसोफर आते हैं, वो उसी की जो फिलॉसफी है एग्जिस्टेंस की, जी। उसको वो इंसानों पे लगा के देखते हैं और वो कहते हैं इंसानों में भी यही स्ट्रगल चल रही है, क्योंकि जिसको जब रिसोर्सेस चाहिए वो फिर दूसरे के साथ लड़ता है। एक जी। लाइन है बड़ी प्यारी, तो वो कहता है कि वॉर ऑफ एवरी मैन अगेंस्ट एवरी मैन, दैट इज द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। अब ये है दुनियावी स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, कि जिसमें हमें सिर्फ रिसोर्सेज चाहिए, वो रिसोर्सेज कम ज़्यादा कैसे भी हों, उसके लिए सामने वाले को मार दो, काट दो, जो मर्जी करो। जितना भी ये कॉलोनियल इतिहास रहा है वो क्यों था? क्योंकि इनको अपने रिसोर्सेज चाहिए थे और यहाँ पे रिसोर्सेज थे नहीं ब्रिटेन में, तो इसलिए फिर इन्होंने अपने आप को बढ़ाना शुरू किया। और उस स्ट्रगल में जिस तरह का टर्मोइल क्रिएट किया गया है वो हम सब जानते हैं, हुआ है। अब पूरी दुनिया में अगर आप आज कहीं पे भी लड़ाई देख लें, कोई भी लड़ाई, आप यूक्रेन की अभी जो प्रेजेंट वॉर चल रही उसी को देख लें, या इंडिया में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं कश्मीर के और पंजाब में भी जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, हमारी प्रॉब्लम क्या है? हमारे पानी आप रिसोर्सेज लेके जा रहे हो, राइट। तो वो जो प्रॉब्लम तो यही है ना कि वो एक किसी को आप होल्ड ऑन करके रखना चाहते हो क्योंकि उसके रिसोर्सेज आपको इम्पोर्टेंट है, वो बंदा इम्पोर्टेंट नहीं है। ये है एक नॉर्मल इंसान की स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। तो इसका कहने का मेरा मतलब ये था कि ये बहुत पुरानी बात है, नई बात नहीं है। लेकिन जब ये बात दीप सिद्धू करता है स्टोरी ऑफ एग्जिस्ट, अपनी स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस की, कि हमारी ये होंद की लड़ाई है, तो हमारी होंद शुरू कहाँ से होती है? हमारी होंद शुरू होती है गुरु नानक की रबाब से, और वो मिशन जो है वो पूरा होता है नगारे पे जाके। तो ना तो हम रबाब छोड़ सकते हैं, ना हम नगारा छोड़ सकते हैं जी। लेकिन जहाँ पे हम रहते हैं उनका ये वादा है हमसे, या ये कह लीजिए कि उनकी ये स्ट्रगल है हमारे साथ, कि उनको वो कहते हैं कि रबाब पकड़े रखो, नगारा हम पकड़ने नहीं देंगे। और हम कहते हैं कि हमारा तो सफ़र हुआ है रबाब से नगारे तक, ना हम रबाब छोड़े ना हम नगारा छोड़े। जब हम ये कहते हैं तो उनको लगता है कि ये तो हमारे लिए थ्रेट है, और वहाँ पे वो स्ट्रगल आ जाती है। फिर वो हमें हर तरीके से मारना शुरू करते हैं, साइकोलॉजिकली, इकोनॉमिकली, जोग्राफिकली हुआ ना ऐसा। 1965 में जब पंजाब को इतने छोटे छोटे हिस्सों में बांटा गया, चाहे उसका आधार जो मर्जी बनाया हो, भाषा बनाया, लेकिन जिस तरह से और जिस तरह की पॉलिटिक्स वहाँ चली है पंजाब में, वो हम सब जानते हैं। तो वो क्या था कि इनको जोग्राफिकली इतना वीक कर दो, इतना छोटा एरिया कर दो कि ये अपने आप में कभी भी सॉवरेनिटी की बात ही ना कर सकें। और फिर इकोनॉमिकली जितनी हमारी पंजाब की इंडस्ट्री थी उसको बड़े तरीके से इन्होंने बंद किया धीरे धीरे करके, तो हमें इकोनॉमिकली भी मार दिया। हमारी एजुकेशन लेवल को इतना डाउन ले आए कि हम अब स्ट्रगल करते हैं हमारे बच्चों को कि उनको पढ़ाएं कहाँ पे, उन्हें क्वालिटी एजुकेशन कहाँ पे दें जी। और यही कारण है कि बच्चों ने प्रवास करना शुरू किया, हमारे जैसे लोग माइग्रेट करके यहाँ पे आ गए, है ना। तो वो जो एक धीरे धीरे करके आप में आपको ही वहाँ से मिटा दिया जाएगा, ताकि ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना वहाँ पे रहेंगे सिख, ना उनकी फिलॉसफी नगारे की, ना उनकी फिलॉसफी रबाब की। तो वो जो एक एथनिक क्लेंजिंग हो रही है वहाँ पे टैक्टफुली, उसी को बचाने को जो है वो होंद की लड़ाई कहते थे। जब होंद की लड़ाई की बात भी हुई, दीप सिंह सिद्धू निरंतर पातशाही दावे की बात कर रहे थे कि हाँ, हमारे हक क्या हैं, हम इनको समझें, जानें, बात करें, डायलॉग की बात वो करते थे। इसी के बीच जिस संघर्ष से वो उभरे हैं, किसानी संघर्ष, उस संघर्ष के आगू ही जब उनको गद्दारी का लेबल देते हैं,
उस चीज से किसी भी आम व्यक्ति के लिए उभरना मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि हम जब देखते हैं जब स्टेट आपको गद्दारी का लेवल दे रही है तब आप कहते हैं कि नहीं हम तो इससे लड़ेंगे, लेकिन आपके अपने ही लोग जब गद्दारी का लेवल आप दे दें, उससे दीप सिंह सिद्धू कैसे उभरा और किस जवाब के साथ उभरा? दीप सिंह सिद्धू के लिए ना वहां से उबरना मुश्किल नहीं था। क्यों नहीं मुश्किल था? क्योंकि उनके पीछे इतिहास खड़ा था। वो जानते थे कि जब हम अरदास में ये बात बोलते हैं सरबत दा भला जी, तो उसका मतलब क्या है? जब हम अरदास में ये बात बोलते हैं कि राज करेगा खालसा आकी रहे ना कोई, ख्वार होए सब मिलेंगे बचे शरण जो है, तो उसका मतलब क्या है? वो जानते थे। और जो बंदा इन चीज़ों को जानता है ना जी, उसको इसके बारे में, इसकी पॉलिटिक्स के बारे में भी पता है। उसको पता है कि जब मैं अपनी, उसको पता है कि जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसको ये पता है कि गुरु अर्जन देव साहब सच्चे पातशाह की जो शहीदी होती है वो जहांगीर अकेला उसका जिम्मेवार नहीं है। उसको पता है कि गुरु नानक ने जब पहली बार रबाब छेड़ा और जब उन्होंने रबाब छेड़ते ही जो उन्होंने पूरी कायनात को अपना मैसेज दिया, कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया था। तभी से उनकी सोच को दबाने का एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया था। जिस दिन वो उस रबाब ने नगारे का रूप धारण किया 6वें पातशाह के रूप में, उस दिन वो कॉन्फ्लिक्ट और तीव्र हो गया। गुरु गोबिंद सिंह जी के टाइम पे वो और तीव्र होता गया और हमारे सरों के मूल पड़े। गुरु साहब के 4 बच्चे जो हैं वो शहीद कर दिए गए। हमारी शहीदों की अगर गाथा कोई लिखने बैठे ना तो मुझे नहीं लगता कि 365 दिनों में कोई एक भी दिन ऐसा जाएगा जिसमें कोई सिखों में शहीद ना हुआ हो। हर रोज कोई ना कोई शहीद हुआ है। तो वो इस चीज को भली बात ही समझता था कि जिस रास्ते पे मैं निकल पड़ा हूँ तो इसमें मेरा कोई अपना भी नहीं रहना और कोई बेगाना भी नहीं रहना। जी, कोई पता नहीं कि कुछ लोग इसलिए मेरा विरोध करेंगे क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे, कुछ लोग इसलिए करेंगे क्योंकि उनको पीछे से फंडिंग हुई है, उनको पैसे मिले हैं विरोध करने को, और कुछ लोग इसलिए करेंगे क्योंकि उनको शायद उनकी कोई पॉलिटिकल एस्पिरेशंस हैं, वो कहीं कुछ पहुंचना चाहते हैं। तो वो इसको चीज़ को समझता था जी, है ना। और साथ साथ वो अपने गुरु की बात को भी समझता था कि तुम्हारा टारगेट क्या है, तुम उस पर चलो, है ना। आसपास बाकी वो हमेशा एक बात कहते थे, ये तो हमारे अपने हैं, इनको तो हम समझा लेंगे जी, अभी जिसके साथ लड़ाई है उसके साथ लड़ाई लड़नी है। जी। तो वो बड़ा क्लियर था बंदा अपने आप में। तो आपके कहने का मतलब है कि अगर अपनों ने भी गद्दारी का लेबल लगाया तो उन्होंने उसी पंथक सोच से उस चीज को सामने उसके गए, उस चीज का जवाब दिया। जिनको जवाब दिया जा रहा था दीप सिद्धू की तरफ से, एक था कि कामरेडी लोग और एक पंथक सोच। जी, कामरेडी सोच के सामने पंथक सोच में सिर्फ दीप सिंह सिद्धू खड़े नजर आए। उनकी पंथक सोच के ऊपर पहरे देने के ऊपर कितने सफल वो हुए? क्या हम संघर्ष को जीते हुए, जिसके अंदर किसानों ने फतेह हासिल की, उसके अंदर हम मान सकते हैं कि दीप सिंह सिद्धू का जो योगदान था उसके अंदर वो सफल रहे? दीप सिंह सिद्धू अपनी हर एक चीज में सफल रहे हैं, क्योंकि जो वो करना चाहते थे, देखो एक इंसान के लिए ना, और ये फिर हमें हमारा इतिहास सिखाता है, अगर मुर्दे लोगों को खड़े करके उनको अपने हकों के लिए लड़ना सिखा देना इतना आसान होता तो यकीन मानिए जो कृपान थी वो गुरु नानक ही उठा लेते, है ना। लेकिन गुरु नानक ने उनको जगाया, फिर धीरे 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 करके इस लेवल पे लेके आए कि वो समझें। तो वो जो एक कैरेक्टर डेवलप हुआ है ना, उसको पूरा एक इतिहास है। इसी तरह से अगर दीप सिद्धू के लिए हम सोचेंगे वो सब कुछ अकेला कर सकता था, पॉसिबल नहीं, है ना। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रही कि वो भी लोगों को जगा रहा था, क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह ने हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो उस लेवल पे ऑलरेडी ले गए हैं कि जहाँ पे हमारे अंदर राज की तमन्ना भी पड़ी है, जहाँ पे हमारे अंदर रबाब की तमन्ना भी पड़ी है, तो वो है हमारे पास। लेकिन वो उस चेतना को उजागर कर रहा था, वो उसको सामने लेके आ रहा था, वो उसमें भली भांति जो है वो कामयाब हुए हैं। दूसरी बात आती है कि जो आपने बोला कि आपका पहला जो कामरेडी सोच के सामने दीप सिद्धू जो पंथक सोच लेकर आए जी, वो अकेले ही थे जिन्होंने उस कामरेडी सोच का सामना किया। जी, अपना ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको बड़े तरीके से समझना पड़ेगा। जो कम्युनिस्ट लहर है, पंजाब की कम्युनिस्ट लहर और ऑल इंडिया की कम्युनिस्ट लहर, ये दो अलग अलग चीजें हैं। ऑल इंडिया की कम्युनिस्ट लहर जो है
वो सरकारों के खिलाफ लड़ती है। आप पंजाब की कम्युनिस्ट लहर को देखेंगे तो वो सरकार के लिए लड़ती है। ठीक। ये बड़ा बड़ा इम्पोर्टेंट है। आप अगर देखो ऑल इंडिया में कभी किसी कम्युनिस्ट लीडर को अगर गिरफ्तार किया जाता है, वो सारे एक तरफ हो जाते हैं। हमारे पंजाब में जो कम्युनिस्ट लीडर हैं वो क्या करते हैं, वो बकायदा सरकार के से पैसे लेते हैं और बकायदा उनकी मुखबरी करते हैं। हुआ है ना 1984 के बाद 1990 तक जितना भी हमारे गांव घरों में से बच्चों को निकाल निकाल के मारा गया है, आधे दर्जन से ज़्यादा, मतलब आधे दर्जन गांव से ज़्यादा, या ये कह लो कि अगर एक गांव में 12 बच्चे ऐसे हुए तो उनमें से तकरीबन 90% जो लोग हैं वो इन्हीं की मुखबरी के कारण गए हैं। और वो मुखबरी ज़रूरी नहीं सच हो, मैं ये भी कह दूं, वो ज़रूरी नहीं कि जो कम्युनिस्ट हैं उन्होंने सच्ची में जाके पुलिस को बताया कि वो देखो वो किसी ना किसी लिबरेशन फोर्स में है, वो ऐसा नहीं, ज़रूरी नहीं। कहीं भी किसी के साथ भी उनको चिढ़ थी तो उन्होंने बताया है और उन्होंने मरवाए हैं बच्चे। तो जो पंजाब की जो कम्युनिस्ट सोच है वो सिर्फ इस्टेब्लिश ही इसलिए हुई है कि वो सिखों का विरोध कर सके। दैट इज़ इट, बॉटम लाइन। अगर कम्युनिस्ट, आप इस छोटे से एग्जांपल मैं दूंगी, कम्युनिस्ट हर जगह पे ये कहते हैं कि हम तो जी नास्तिक नहीं कहते, लेकिन वो कहते हैं हम ये पखंड नहीं मानते, ये बोलते हैं। ठीक। पंजाब में क्रिश्चियन मिशनरीज ने इतना पखंड मचा के रखा हुआ और हम सब जानते हैं, इसमें मुझे कोई गुरेज नहीं, मैं इसको कोई शुगर कोट नहीं करूंगी, क्योंकि जब आप कहते हो ना कि मैं मरा हुआ आदमी जिंदा कर रहा हूँ, वो पाखंड है। जब आप कहते हो मैं हाथ लगा के कैंसर ठीक कर रहा हूँ, वो पाखंड है ना। एक भी कम्युनिस्ट कभी कभी नहीं बोला। कभी आपने सुना है किसी कम्युनिस्ट को बोलते हुए? नहीं, कभी कोई नहीं बोला। लेकिन जैसे ही दीप सिद्धू कहते हैं कि ये हमारा पातशाही दावा है, तो कम्युनिस्ट कहते हैं ना ना ना, हम बोलेंगे, बोलने नहीं देंगे, आप ये स्टेज से नहीं बोल सकते। जैसे ही वो दीप सिद्धू कहते हैं कि ये जो मोर्चा है ये सिख स्पिरिट से चल रहा है, तो कम्युनिस्ट कहते हैं सिख स्पिरिट कहाँ से आ गई, ये तो हमने लगाया है ना। तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि पंथक सोच और कम्युनिस्ट आपस आमने सामने बहुत पहले से हैं। दीप सिद्धू एक ऐसे थे जो पंथक लैंग्वेज भी जानते थे और पॉलिटिकल लैंग्वेज भी जानते थे और लीगल लैंग्वेज भी जानते थे। ये टक्कर थी कम्युनिस्ट विचारधारा को। अभी तक क्या होता था कि कम्युनिस्ट लोगों का ना एक बड़ा बड़ा सेट पैटर्न है। जब मैं ये बोल रही हूँ तो मैं एग्जाम्पलरी पंजाब की बात कर रही हूँ, मैं बाकी इंडिया की बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ पंजाब के पैटर्न की बात कर रही हूँ। वो क्या करते हैं, आप उनसे कभी बात करके देखो, उन्होंने ना 4-5 बुक्स के नाम रटे हुए हैं। एक कार्ल मार्क्स हो गया, उनकी किताबें है ना, तो ऐसे 2-4 हीगल, इनके 2-4 लोगों के नाम इन्होंने रटे हुए हैं। वो ऐसे भारी भरकम वर्ड्स, किसी एक जो बेचारा अभी अभी अपने खेत से बाहर निकला है, उसको ऐसे भारी भरकम वर्ड उसके मुंह पे मारते हैं कि उसको लगता है बाबा ये तो इंटेलिजेंट बने हैं, यही पढ़े हैं सिर्फ। तो वो अपना उसका जो वो बोलना चाहता है ना, वो बोलता ही नहीं। अब जैसे ये मैंने बहुत बार देखा है कि कम्युनिस्ट लोग अक्सर कहते हैं कि भगवान नहीं है। अब जो बंदा भगवान को मानता है तो वो कहता है कि नहीं जी भगवान तो है, वो कहते हैं दिखाओ, तो जो सामने वाला है उसको लगता है मैं कैसे दिखाऊं, तो वो थोड़ा सा हट जाता है। फिर वो अपनी एक बड़ी सी फिलॉसफी लेके आते हैं। फिर कोई मेरे जैसा अगर खड़ा हो तो उनको दिखाए भगवान कहाँ है और चैलेंज करके दिखाए, है ना। लेकिन उससे पहले एक हमारी भी शर्त होगी, है ना, कि उनको भी हमें कुछ दिखाना पड़ेगा। तो ये बड़ा बड़ा कुछ है। तो वो जो बोल रहे थे, जो दीप सिद्धू बोल रहे थे, वो अपनी पंथक सोच और उसके साथ वो पॉलिटिकल लैंग्वेज भी यूज़ कर रहे थे, वो लीगल लैंग्वेज भी यूज़ कर रहे थे। उसका तोड़ कम्युनिस्ट लोगों के पास था नहीं, तो इसलिए उन्होंने उनको डीमोनाइज करना शुरू किया। इसलिए उन्होंने ऐसा शुरू किया कि ये तो गद्दार है, ये बिका हुआ है, ये बीजेपी का एजेंट है, तो उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू करी, है ना। इधर जो पंथक लोग थे उनको समझ ही नहीं आ रही थी ये क्या बोल रहा है बेचारा, है ना, उनको ये समझ ही नहीं आ रही थी। वो पातशाही दावे को समझते थे, इसीलिए बहुत सारे निहंग सिंह जो है उसके साथ थे। निहंग सिंह ऐसे किसी के साथ नहीं होते, लेकिन निहंगों से जितना प्यार उसको मिला है वो इसीलिए क्योंकि वो उस स्पिरिट को समझ रहे थे। लेकिन जैसे वो वर्ड्स बोलता था, नैरेटिव्स, डीप स्टेट, वो उनको समझ नहीं आते थे, तो इसलिए वो लगा कि अकेला ही है, लेकिन पूरा पंथ उसके साथ था,
है, रहेगा। जी, यहाँ पे आपने डीप स्टेट का जिक्र किया। जी। दीप सिद्धू डीप स्टेट को कितनी हद तक समझ चुके थे और जो वो नौजवानों को समझाना चाहते थे, क्योंकि यहाँ पे ये बात थी, क्योंकि जैसे आपने भी पहले बताया कि नौजवानों के मन के अंदर जो चीज दबी हुई थी, दीप सिद्धू उसकी एक शब्द बन के सामने आ रहा था, आवाज बन के सामने आ रहा था। तो डीप स्टेट थोड़ा सा अगर आप समझा सके हमारे दर्शकों को। डीप स्टेट अपने आप में एक बहुत बड़ा बहुत सारे लोग इसको कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी बोलते हैं, लेकिन ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, या ये कह लीजिए कि सोलली कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है। डीप स्टेट वो होती है जो स्टेट विद इन स्टेट हो, स्टेट विद इन स्टेट। अब वो पॉजिटिव कॉनोटेशन में नहीं होती, वो नेगेटिव कॉनोटेशन में होती है। कुछ ऐसी अनऑथराइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, जब वो स्टेट को चलाना शुरू कर दें, आपको नज़र आएगा कि स्टेट कोई एक बंदा चला रहा है, लेकिन एक्चुअली वो ये जो बीच वाला कैपिटलिस्टिक लोग हैं या कोई भी, बहुत सारे लोगों ने एक इल्यूमिनाटी की भी बात आती है, वो इल्यूमिनाटी भी उसी एक डीप स्टेट का, ये अलग अलग लोगों का है सिस्टम। ठीक, कोई किसी को डीप स्टेट मानता है। अब जैसे FBI है या कोई भी कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, कोई CBI है, या वो भी उनका पार्ट हो सकती हैं। तो स्टेट जो हमें नज़र आ रही होती है वो होती है अपर लेवल ऑफ स्टेट। जी, हमें लगता है कि अच्छा ये हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, ये नीचे MLAs हैं, MPs हैं, ये लॉज बना रहे हैं, लेकिन बीच में लॉज कोई और बना रहा होता है जी, और वो देख रहा होता है कि मेरा फ़ायदा कहाँ है। फ़ायदे के लिए उनको चाहिए पैसा, जी, और पैसा कहाँ है? कैपिटलिज्म में, और उनको वही बढ़ाना है। तो जब ये 3 लॉज निकल के आते हैं, जी, तो वो 3 लॉज मोदी जी के अकेले के दिमाग की बात नहीं है, वो बड़े तरीके से उसको फॉर्मुलेट किया गया ताकि किसी एक जो एक साइड है उसको फ़ायदा हो, है ना? तो वो होती है डीप स्टेट, उसको हम शैडो स्टेट भी बोलते हैं। जी, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि शैडो स्टेट इज़ डिफरेंट, डीप स्टेट इज़ डिफरेंट, लेकिन वो एक ही चीज़ होती है। ठीक, और उसके बाद एक फिफ्थ कॉलम भी होता है। फिफ्थ कॉलम होता है जैसे जैसे कोई बाहर का आदमी हो, मान लीजिए एक A कंट्री है, उसकी स्टेट है, कोई B कंट्री है, उन दोनों की आपस में बनती नहीं है, लेकिन B कंपनी अपनी कुछ ऑर्गेनाइजेशन से A कंट्री में दाखिल हो जाए, ठीक, और उस A कंट्री की पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को वो अपने तरीके से चलाना शुरू कर दे, यानी कि स्टेट को B कंट्री चला रही है। ठीक, जैसे हमने देखा कि जो भी सीरिया में ISIS का हुआ, बहुत सारे इल्ज़ाम अमेरिका पे लग रहे थे, जी, तो अमेरिका फिफ्थ कॉलम हो गया उनके लिए, राइट? कि वहाँ पे नज़र कुछ और आ रहा था, लेकिन चला उनको कोई और रहा था, तो वो फिफ्थ कॉलम है। ये सब चीज़ें ना मिल के काम करती हैं, क्योंकि आप मैं जो अपनी रोटी के चक्कर में घूम रहे हैं ना, हमारे लिए ये मायने नहीं रखते, लेकिन ये जो ऊपर जो एक एलीट क्लास बैठी है, जी, उनको अपने अपने लिए, अपने बच्चों के लिए सब कुछ सही सेट करना है। उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि कहीं कुछ भूचाल आए, मरे लोग, जिएँ, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। इसीलिए गुरु नानक का हलेमी राज ज़रूरी है। जहाँ पे एलीट क्लास है ही नहीं। जहाँ पे एलीट क्लास है ही नहीं, जहाँ पे वो कहते हैं कि ऐसा राज जहाँ पे सब सुखी हों, जहाँ पे गुरु अपनी संगत के साथ बैठ के सेवा कर रहे हैं, वो हलेमी राज है। जी, और दुनिया को अगर कोई बचा सकता है, तो यकीन माने गुरु नानक का हलेमी राज ही बचा सकता है और कोई नहीं। क्योंकि हमको आपको क्या लगता है, ये जो जब मैं इंडिया में कभी-कभी देखती हूँ ना, वो बेचारे मुझे उन पे भी तरस आता है। वो तरस के काबिल तो नहीं होते कि जो जैसे वो कुछ लोग अगर बैठे हैं, तो उनके ऊपर पत्थर फेंकने आ जाते हैं ना, और वो उनको एंटी इंडिया बोल रहे होते हैं। उनको समझ में ही नहीं है कि वो किनके हाथों में खेल रहे हैं, है ना? आप देखें वो अपने आप में, अब हम अपने पंजाब की बात करते हैं। जी, पंजाब में क्या है? पंजाब में जब हमारा राज था, सिख राज था, तो वो राज हिंदुओं का भी था, सिखों का भी था, मतलब जो वहाँ पे लोग रह रहे थे, सबका राजा महाराजा जो था वो रणजीत सिंह थे ना। जी, ऐसा तो नहीं था कि महाराजा रणजीत सिंह सिर्फ सिखों के राजा थे। और बकायदा आज भी अगर आप जाओ, तो मैं इस बात से इत्तेफाक रखती हूँ, जो पंजाब का हिंदू है, वो ओवरऑल इंडिया के हिंदू से बहुत अलग है। जी, उनकी विचारधारा अलग है, और आज भी अगर आप जाओ तो आप उनसे पूछो, वो दीप सिद्धू, वो जो हमारे बहुत सारे जो हमारे योद्धा हैं, उनके उनके लिए वो रिस्पेक्ट करते हैं। वो बाकी
पंजाब बाकी देश के हिंदुओं की तरह नहीं है, क्योंकि उन्होंने भी वो राज देखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर भी ये तांग पड़ी हुई है कि वो राज हमारा आना चाहिए, और जिस दिन हमारा राज आएगा हम भी जाएंगे। तो ये हमारे हिंदुओं में भी है। जी। तो अब उनको लेकिन चला कौन रहा है? कुछ 2-4 लोग उठते हैं, वो एंटी सिख कुछ बोलते हैं, ठीक। कुछ और उठते हैं वो एंटी मुसलमान बोलते हैं। तो उनको पता ही नहीं, जो बेचारे वो नॉर्मल लोग हैं ना, मेरे जैसा कोई उठता है वो कहता है कि अच्छा ये हिंदुओं ने बोला, वो हिंदुओं को गाली देता है। जी। ना मुझे समझ आ रही है कि उनको डीप स्टेट चला रही है, ना उन उन्हें हिंदुओं को समझ आ समझ रही आ है। रही है कि उनको डीप स्टेट चला रही है। वो होती है डीप स्टेट। हम्म, आपको नजर कुछ और, दिखाया कुछ और जाता है, अंदर कुछ और होता है, करने जी। वाला कोई और है, आप किसी और के साथ ही उलझे पड़े हैं, जी। है ना? आप लड़ रहे हैं किसी ए बंदे के साथ, जबकि जो आपका नुकसान कर रहा है वो तो कहीं और बैठा हुआ है, बिल्कुल उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। वो डीप स्टेट है। ठीक। अक्सर ये बात आती है कि जब भी दीप सिंह सिद्धू की तस्वीरें अब पंजाब के अंदर किसी बड़े होर्डिंग पे, बड़े बैनर पे होती है, उनके साथ ही तस्वीर संत जरनैल सिंह भिंडरावालों की भी होती जी है। जी अगर हम ये देखें, जब हम शहीदों की तस्वीरों के बारे में बात करते हैं, जहन के अंदर सबसे पहले वही साबत सूरत चेहरे नजर आते हैं। ऐसा क्या कमा गया दीप सिद्धू, या ऐसी सिक्खी कब दीप सिद्धू ने कमा ली कि वो पतित सिख भी उन्हीं शहीदों की सूची में आया, तस्वीरें साथ लग रही हैं? ये ना, ये हम गुरु साहब के ऊपर जी। छोड़ते हैं कि उन्होंने कब किसको क्या देना है। ठीक। दीप सिद्धू नो डाउट कि उसके मन में आ रहा था, बहुत बार वो बोलता भी था कि होऊंगा मैं साबत सूरत। हम जैसे लोग भी ये बोल देते हैं हम होएंगे साबत सूरत, लेकिन वो उसकी मर्जी है कि कब करना है। बिल्कुल। इसलिए वो एक बात है कि वो हो पाए कि नहीं हो पाए, ठीक। लेकिन जो उनकी कमाई है ना, वो उनकी कमाई यही है कि जब वो गए तो मैंने निहंग सिंहों को कभी रोते नहीं देखा। आज तक मेरी लाइफ में मैंने कभी निहंग सिंहों के आंखों में पानी नहीं देखा। हमारे वहाँ पे एक मेरे गांव में एक निहंग सिंह हुआ करते थे और वो रक्षा चलाते थे। उनके घर की हालत बड़ी ख़राब थी। तो हम लोगों ने कभी भी उनको कुछ अपनी तरफ से उनको मदद करने की कोशिश करनी, तो उन्होंने कहना नहीं, है ना? तो कभी उनके घर में जाना तो उन्होंने कहना कि दूध या कुछ भी अगर कोई बात होनी कि चाय वगैरह के लिए, तो उन्होंने बोला मस्ताना हो गया। मस्ताना मतलब कि ख़त्म हो गया, है ना? तो दे नहीं सकते। लेकिन वो बड़ी चढ़ती कला में रहते थे, वो कभी नहीं रोए। आज तक मैंने कभी नहीं देखा कि उनको परेशान या कुछ। लेकिन जब दीप सिद्धू जाते हैं तो मैंने निहंग सिंहों की आंखों में पानी देखा है। ये उसकी कमाई थी, ये उसने कमाया है। आज भी जब हम दीप सिद्धू की तस्वीर, मैं जिस दिन से वो गए हैं, मैं कभी वो बंदे की फ़ोटो दोबारा देख नहीं पाई हूँ अच्छे से। क्योंकि जब मैं देखती हूँ मुझे कुछ होता है अंदर से, है ना? कुछ अपने आप में कुछ होता है। ये उसकी कमाई है, वो हम सबके साथ एक रिश्ता बना के गए हैं। और वो कमाई इसीलिए हुई है क्योंकि वो अकेला, वो एज़ अ दीप सिद्धू, एज़ एन एक्टर या संदीप सिंह सिद्धू वो काम नहीं कर रहा था। वो काम कर रहा था पंथ के लिए, उसी पंथ के लिए जिसके बारे में जो हमारे सिंह हैं वो कहते हैं कि गुरियाई तो पंथ को मिली है, नवाबी तो पंथ लेगा। वो वही पंथ की बात कर रहा था, है ना? तो वो जो हमारी भावनाएं थी ना, वो दीप सिद्धू के रूप में हमारे सामने खड़ी नज़र आ रही थी। और दूसरा, उसकी पर्सनालिटी में इतनी रेडियंस थी, जी। वो रेडियंस सच की रेडियंस है। जब आपके देखो, आप ना किसी एक कहीं पे भी कोई एक लस्टर लेके आनी है ना, कोई शाइन लेके आनी है, तो आपको उसको रोज़ साफ़ करते रहना पड़ेगा। आप मुँह पे जितना मर्ज़ी क्रीमें लगा लो, जो मर्ज़ी कर लो, आप कभी भी उस तरह की, वो जो सच्चे इंसान की एक पर्सनैलिटी की खुशबू होती है ना, वो नहीं लेके आ सकते। वो बंदा, क्योंकि वो जो कह रहा था वही कर रहा था। जी। जिससे हमने बात शुरू करी कि गुरु साहब हमें कहते हैं कि अवर उपदेश से आप ना करे, आवे जावे जन्मे मरे। कि जो औरों को उपदेश देता है खुद करता नहीं, तो वो इस दुनिया में आता जाता ही रहेगा, है ना? तो दीप सिद्धू जो कर रहा था, चाहे वो एक एक काम भी कर रहा था, जी। लेकिन वो उसको जी के अपने आप में ढाल के कर रहा था। उसने कभी किसी को नहीं कहा कि तुम अमृत छको, क्योंकि उसने खुद नहीं छका हुआ था। जी। लेकिन वो हमेशा ये कहता था कि मैं छकूंगा, जी। और जब मैं छकूंगा तब मैं बोलूंगा भी कि छको, है ना? तो वो ऐसा इंसान था कि वो जो कुछ भी था, कर रहा था, वो देख के कर रहा था। गुरु साहब ने उसको कबूल किया। अब आप कह रहे हो कि उनकी फ़ोटो जो है वो जी। साथ क्यों नहीं?
जिस दिन वो गए हैं, आपको हैरानी होगी कि पता नहीं, मैंने उसी शायद दरबार साहब से ही हुक्मनामा अक्सर सुनती हूँ, हुक्मनामा नहीं सॉरी, वो शब्द सुनती हूँ। तो वो शब्द था उस दिन लगा हुआ, मरण मुनसा सूर्य हक है, जे होवे मरण कबूल। तो मेरे एक तो चीख भी निकली और साथ में मैंने उसी समय मेरे मुंह से ऐसे निकला कि लो दीप सिंह जी, दीप सिद्धू जी, आप तो कबूल हो गए, क्योंकि उसने बोल दिया। तो जिसको गुरु ने अपना लिया, जिसको गुरु ने कह दिया कि तुम्हारा मरना कबूल हो गया, हम कौन होते हैं, है ना। बाकी रही बात उसकी उनकी फ़ोटो साथ में लगने की, तो वो मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि वो उनका अपनी कमाई है। जी। और इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको कंपेयर करते हैं। संत जी से, दीप सिद्धू हैं, अमृतपाल हैं, मैं हूँ, आप हो, हम सब इंडिविजुअल्स हैं और हर किसी का अपना लेवल ऑफ वर्क है। ये है कि जिस तरह से संतों ने, संत जरनैल सिंह खालसा पिंडरावाले ने नौजवानों की चेतना की जी। बात करी थी, बिल्कुल वैसे ही उन्होंने भी करी है। तो इसलिए हम उनको रिस्पेक्ट देते हैं। जी। संदीप सिंह सिद्धू एक अदाकार, एक वकील, एक ऐसे नौजवान जिन्होंने ना सिर्फ अपने मुल्क, अपने स्टेट में वापस आके भी काम करने की कोशिश की भी, नौजवानों के साथ जुड़े भी, और जब जरूरत आन पड़ी कि हाँ पंजाब के अंदर इस समय साल 2020 की बात कर रहा हूं मैं, कि जब किसानों को जरूरत है, नौजवानों को जरूरत है कि हम दूर तक देख के समझने की कोशिश करें कि सरकार क्या करने की कोशिश कर रही है, किसानी संघर्ष के अंदर उभरे और सामने आए दीप सिद्धू, जिनकी हम पहली बरसी मनाने जा रहे हैं। देश के अंदर उनको याद किया जा रहा है, हर एक पंजाबी, हर एक सिख उनको याद कर रहा है। दीप सिंह सिद्धू ने अचानक इतने कम समय के अंदर आज जो अपनी ये शख्सियत बनाई, कि उनके जाने के बाद भी उनको अगर हम याद करते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, महसूस होता है कि हाँ आज के समय में ये बातें सही हैं। लेकिन ये कथन है कि जब कोई चला जाता है उसकी कदर हमको उसके जाने के बाद ही पता लगती है। धन्यवाद करते हैं किरणप्रीत कौर जी आपका, दीप सिंह सिद्धू के ऊपर आपने जो बातें की। कई सवाल होते हैं मन के अंदर जिनके ऊपर बात करनी जरूरी होती है। दीप सिद्धू कभी इतिहास नहीं रहेगा, ये हमारे साथ ताउम्र रहेगा। जो उनको चाहते हैं, जो उनकी बातों के ऊपर, सोच के ऊपर पहरा देते हैं, उनके साथ दीप सिंह सिद्धू हमेशा रहेंगे। आज के इस प्रोग्राम को करने का मकसद यही था कि आपके मन के अंदर दीप सिंह सिद्धू को लेकर जो कुछ भी वहम थे उनके ऊपर थोड़ी खुल के बात की जाए। दीप सिंह सिद्धू की सोच कहां तक आगे जाती थी, कहां तक वो आपको अपने साथ लेकर जाना चाहते थे, उसके ऊपर बात करें। धन्यवाद आप सबका, समय दिया आपने। किरणप्रीत कौर जी आपका भी धन्यवाद करना चाहेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।